नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग के दरवाजे को हिला के रख देगी। आपने कभी सोचा है कि क्या किसी इंसान के विचारों को, फैसले को या फिर उनकी यादों तक को मैनिपुलेट किया जा सकता है? अगर कोई आपके डिसीजन को बिना आपके जाने कंट्रोल करे तो आप क्या करेंगे? तो हम बात कर रहे हैं एक किताब जिसका नाम है बैंड माइंड कंट्रोल टेक्निक अनलीश्ड, जिसे लिखा है डैनियल स्मिथ ने। ये किताब माइंड कंट्रोल, मैनिपुलेशन, हिप्नोसिस, डिसेप्शन और परसुएशन जैसी डार्क साइकोलॉजिकल टूल्स का एनसाइक्लोपीडिया है। तो आज के इस ऑडियो बुक में आप सीखने वाले हैं सबसे पहली चीज कि माइंड कंट्रोल की रियल टेक्निक्स क्या हैं, हिप्नोसिस और ब्रेन वॉशिंग का सच क्या है, तीसरी चीज कैसे मैनिपुलेशन और परसुएशन हर रोज आपकी जिंदगी में हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, और चौथी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे खुद को आप इन टेक्निक से बचा सकते हैं और समझ कर उनको सही तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो डैनियल स्मिथ कोई ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उनका जो काम है ना वो बिहेवियरल इन्फ्लुएंस और परसुएशन पे डीप रिसर्च पर आधारित है। उनकी राइटिंग स्टाइल इतनी प्रैक्टिकल है और एग्जाम्पल से भरी हुई है कि चाहे कोर्ट रूम हो, कोई कल्ट हो या फिर कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, हर जगह काम आती है। ये किताब साइकोलॉजी और बिहेवियरल मैनिपुलेशन का क्रॉस रोड है। तो इस बुक में हम ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइंड कंट्रोल। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जो माइंड कंट्रोल है ना सिर्फ मूवीज में होता है, लेकिन दोस्तों ये रियल जिंदगी में हर बार होता है। और जो आपके आसपास होता है, आपके आसपास जो लोग हैं वो हर दिन उसको यूज करते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन के साथ कि माइंड कंट्रोल होता क्या है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, जब कोई इंसान दूसरे के थॉट, बिलीफ और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, जाने में या अनजाने में, उसे हम कहते हैं माइंड कंट्रोल करना। ये चैप्टर में हम सीखेंगे कि 5 टाइप की माइंड कंट्रोल टेक्निक होती हैं। सबसे पहला है इसमें ब्रेन वॉशिंग, दूसरा है हिप्नोसिस, तीसरा है मैनिपुलेशन, चौथा है परसुएशन और पांचवा है डिसेप्शन। ये टेक्निक्स अलग अलग सिचुएशन में यूज होती हैं, कभी सटल होती हैं तो कभी डायरेक्ट और एग्रेसिव होती हैं। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं, और मेरा वादा है कि इस बुक के एंड तक आप इन सब के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे और हो सकता है आप इनको यूज करना भी सीख जाएं। तो सबसे पहला हम जानेंगे ब्रेन वॉशिंग। अगर आपका पूरा विचारधारा, आपकी आइडेंटिटी और आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना किसी और के हाथ में हो और आपको पता भी ना चले, उसे हम कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। तो इस चैप्टर में एक बहुत ही डार्क और इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लोर करता है। ब्रेन वॉशिंग जो कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल वारफेयर है जिसमें इंसान की पूरी जो आइडेंटिटी है उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है और फिर एक नई आइडेंटिटी उसके अंदर दे दी जाती है। आपका पास्ट, आपका बिलीफ, आपका वैल्यू सब कुछ सिस्टमेटिकली तोड़ दिया जाता है और एक नया रूप दे दिया जाता है। अगर किताब के अकॉर्डिंग देखिए तो ब्रेन वॉशिंग का मतलब होता है साइकोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस, जहां सब्जेक्ट के पास कंसेंट नहीं होता, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती कि मेरा ब्रेन वॉश करना है ये, लेकिन फिर भी किया जाता है। ये सिर्फ कल्ट या वॉर कैंप तक लिमिटेड नहीं है, ये बल्कि हर जगह हो सकता है। जहां आपने इमेजिन ना किया हो वहां पे भी, क्योंकि जहां कोई भी इंसान दूसरे पर एब्सोल्यूट कंट्रोल जमाता है वहां ये पॉसिबल है। अगर मैं डेली के एग्जांपल देखूं तो सबसे पहला है रिलीजियस कल्ट्स लाइक जैसे कि जोन्सटाउन, दूसरा है टोटलिटेरियन रेजिम में, इसके अलावा किडनैपिंग और होस्टेज सिनेरियो में भी ये होता है। इसके अलावा जो जहां आपने नहीं सोचा होगा वो है इवन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, जहां पे एक पर्सन इमोशनली डोमिनेट करता है, वहां पे भी ये चीज यूज होती है। अब बात करते हैं जो साइकोलॉजी है ब्रेन वॉशिंग के पीछे क्या है। तो ब्रेन वॉशिंग कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव मल्टी लेयर्ड होता है। तो डैनियल स्मिथ 2 मेजर फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है रॉबर्ट जे लिफ्टन का 10 स्टेप, जो कि 1950s चाइनीज और कोरियन वॉर कैंप में यूज हुआ था। दूसरी चीज है मॉडर्न 3 स्टेज मॉडल, जो कि आसान भाषा में समझाएंगे। तो इस बुक में अभी फिलहाल हम यही जानेंगे, मॉडर्न 3 स्टेज मॉडल, जिसमें सबसे पहला आएगा ब्रेकिंग डाउन द शेल्फ, दूसरा है ऑफरिंग सेल्वेशन और तीसरा है रीबिल्डिंग द शेल्फ। चलो पहले इन तीनों चीजों को वन बाय वन समझते हैं। तो स्टेज 1 आती है ब्रेकिंग डाउन द शेल्फ। इस स्टेज में जो एजेंट है ना उसका गोल होता है आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना।
आपके जो स्पेयर सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं अच्छा इंसान हूं, ये मेरे बिलीफ सही हैं, इन सब पे साइकोलॉजिकली असॉल्ट किया जाता है। तो पहला स्टेप यही होता है कि असॉल्ट ऑन आइडेंटिटी। सब्जेक्ट को बार बार बताया जाता है कि तुम गलत हो, यानी कि तुम इंसान भी नहीं हो, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वो पाप है, तुम्हारे हमेशा जो जो भी तुमने किया है वो तुम हमेशा गलत ही करते हो। अगर मैं वॉर कैंप का एग्जांपल दूं तो जो कैदी होते हैं ना, उनको बताया जाता है कि तुम सोल्जर नहीं हो, तुम ट्रेटर हो। ट्रेटर यानी कि देशद्रोही हो। ये उनको रिपीटेड बार बार वर्बल अटैक्स दिया जाता है, तो उनके जो ईगो है ना, उनको चकनाचूर कर दिया जाता है। दूसरी स्टेप है जो इसमें आती है, वो है इंट्रोड्यूसिंग गिल्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ना गिल्ट फील कराया जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि जो भी तुमने पास्ट में डिसीजन लिए उसके बारे में, तुम्हारा रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, फैमिली के बारे में, इन सब के बारे में उसको बार बार बताया जाता है और गिल्टी फील कराया जाता है। और अगली चीज होती है तुम्हारा अपीयरेंस, यानी कि जो तुम्हारी छोटी छोटी आदतें होती है ना, जैसे तुम लेफ्ट हैंड से खाते हो, राइट हैंड से खाते हो, या फिर तुम जो भी आदतें हैं नॉर्मल डेली के दिनों में तुम यूज करते हो, उनके बारे में तुम्हें गिल्ट फील कराया जाता है। ये गिल्ट एक इमोशनल फ्लड क्रिएट करता है, जिसमें इंसान जो है अपने वर्थ को, यानी अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगता है। उसके मन में सवाल आने लगता है कि यार क्या मैं सच में इतना गलत हूँ। और जो तीसरा स्टेप है इसमें, वो है सेल्फ बिट्रेयल। ठीक है, जब आप गिल्ट जो है वो अनबियरेबल हो जाता है ना, तो सब्जेक्ट को मजबूर किया जाता है अपने बिलीव्स को छोड़ो, अपने दोस्तों को बुरा बोलो, अपनी फैमिली को गलत करो। इस स्टेज पे जो साइकोलॉजिकली क्रैक कर दिया जाता है। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हो तो आपका जो साइकोलॉजिकली है ना, जो भी बिलीफ है, जो भी सिस्टम है, वो सब डिस्टर्ब हो चुका होगा। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। ये स्टेज 1 का ही है, ब्रेकिंग द शेल्फ का। स्टेप 4 है रीचिंग द ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ठीक है, उसका मतलब वो सोचता है कि मैं कौन हूँ, क्या सही है क्या गलत है, उसको कुछ नहीं पता होता। वहां पे हो सकता है कभी कभी उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, डिसओरिएंटेशन हो जाए, या फिर वो इमोशनली कोलैप्स हो जाए। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मूवीज में भी दिखाते हैं, वो एकदम से फूट फूट के रोने लगते हैं, या फिर एकदम से डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ही अग्रेसिव बिहेव करते हैं। वो सब इसी के कारण होता है। ये मोमेंट जो है काफी इमोशनल ब्लैंक स्टेट क्रिएट करता है। अब एजेंट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है माइंड से, यानी कि उसके खुद के थॉट्स बिल्कुल नहीं है उसके पास। उसके बाद आता है स्टेज 2, यानी कि ऑफरिंग सैल्वेशन। जब सब्जेक्ट जो है वो टूट चुका होता है, यानी कि जब एक एजेंट होता है वो बिल्कुल टूट चुका है, अगर मैं वॉर कैंप की बात करूं तो जो सामने वाला पर्सन है, यानी कि जो ब्रेन वॉश कर रहा है, वो उसको एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करता है कि अब क्या करना है, तुम बेटर बन सकते हो अगर तुम हमारी बात मानो, तो ये कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है लीनियंसी फेज। सब्जेक्ट को जो पहली बार है वो छोटी छोटी काइंडनेस दिखाई जाती है, एक गिलास पानी दिया जाता है, कुछ अच्छी बातें, थोड़ा फिजिकली कंफर्ट दिया जाता है, कंसोल किया जाता है। ये छोटी सी जो रिलीफ सब्जेक्ट को जो इमेंस ग्रेटिट्यूड फील कराती है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आप किसी इंसान को दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, तो दिन में 24 घंटे में से आप 16 घंटे उसको बार बार ताने मार रहे हो, बार बार उसको इरिटेट कर रहे हो, बार बार उसको गिल्टी कराया जा रहे हो। फिर उसके बाद अगर कोई बाहर से दूसरा इंसान आए और एकदम से उसको थोड़ा सा काइंडनेस दिखाए, तो वो उसकी नजर में वो इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी होता है। तो वहां पे क्या करते हैं, उसको फिजिकल कंसोल दिया जाता है, कंफर्ट किया जाता है। तो वो इंसान सोचता है कि शायद ये मेरा सेवियर है, तो इसलिए सब्जेक्ट जो है वो इमोशनली अटैच हो जाता है एजेंट से। तो दूसरा स्टेप आता है उसके बाद, कंपल्शन टू कन्फेस। एजेंट कहता है उससे, एजेंट मतलब है जो ब्रेन वॉश कर रहा है उसकी टीम, और जो जिसका हो रहा है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। एजेंट कहता है अपनी गलतियों को कन्फेशन करो और तुम फ्री हो जाओगे। और सब्जेक्ट क्या करता है, अपने एक्शन को कन्फेस करने लग जाता है कि यार मैंने पास्ट में इतनी सारी गलतियां की हैं, इसकी वजह से मुझे दुख हुआ है, या मेरे वजह से ये कुछ नुकसान हुआ है। तो इसमें जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं होता, बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल होता है। ये अब ये नहीं कहेंगे कि कन्फेशन उसने अपने मन से किया है, बल्कि ये उसने इमोशनली ब्लैकमेल होकर किया है। तीसरा स्टेप आता है चैनलिंग द गिल्ट। अब देखो, जो एजेंट है वो सब्जेक्ट को गिल्ट को रीडायरेक्ट करता है, ठीक है, उसको एक दिशा देता है। वो कहता है कि तुम गिल्टी हो क्योंकि तुमने सिस्टम पे विश्वास किया और तुम्हारा कल्चर तुम्हें बेकार बना रहा था। अब सब्जेक्ट को यकीन हो जाता है कि जो मेरी पुरानी आइडेंटिटी थी ना, वो गलत है, वो गिल्ट सोर्स है, मतलब उसके कारण ही मेरे को गिल्ट हो रहा था, और जो नई आइडेंटिटी है वो मुझे शांति देगी। चौथा स्टेप है रियलाइजिंग द गिल्ट। सब्जेक्ट के लिए एक एग्जिट गेट बनाया जाता है। इसका मतलब सिर्फ अगर तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ दो तो तुम फ्री बन सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या करता है, फाइनली मान लेता है कि मैं गलत हूं, तुम सही हो, मैं बदलना चाहता हूं। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेज 3, रीबिल्डिंग द सेल्फ।
सब्जेक्ट क्या है, अब कंप्लीटली ब्रोकन और प्रोग्रामेबल होता है। अब एजेंट क्या करेगा, उसके अंदर एक नई आइडेंटिटी इम्प्लांट करता है। उसके लिए स्टेप सबसे पहला होता है हार्मनी। एजेंट जो है वो सब्जेक्ट को शांति से और क्लैरिटी से फील कराता है। नई आइडेंटिटी लेना जो है तुम्हारा डिसीजन है, वो ये कहता है उससे। और इसके बाद ऑफ कोर्स ये कोई इल्यूजन ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि ये कोई चॉइस नहीं है बल्कि चॉइस बनाया गया है, क्योंकि सब कुछ जो है वो मैनिपुलेट किया गया है। तो सब्जेक्ट को पीस और बिलोंगिंग फील होती है और पुरानी आइडेंटिटी की जगह वो नया बिलीफ सिस्टम को इंस्टॉल हो जाता है। दूसरी चीज है फाइनल कन्फेशन और रीबर्थ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को रिजेक्ट करता है, यानी कि वो मानने से इनकार करता है कि मैं पहले ऐसे था या फिर मैं ऐसा हुआ करता था। उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं पहले ऐसा था। और जो उसकी नई आइडेंटिटी आइडियोलॉजी है ना, वो उसकी शपथ ले लेता है। तो जो न्यू कम्युनिटी है वो उसका हिस्सा बन जाता है। तो कई केसेस में जो रिचुअल्स और सेरेमनीज होती हैं वो भी कराए जाते हैं, मतलब इसी ब्रेन वॉशिंग के चलते, कि जैसे कि शपथ लेना, या फिर हो सकता है कहीं कहीं पे वो आग पे चलवाते हैं, कहीं कहीं पे ऐसी आग होती है चारों तरफ से, सब एक मिलके कुछ गाना गाते हैं। तो ये सब उसी का होता है ताकि साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट हो सके। अब चलते हैं अपने दूसरे साइकोलॉजिकल टेक्निक पे, वो है हिप्नोसिस। तो दोस्तों क्या आप बिलीव करेंगे कि मैं कहूँ अगर कि आपका जो माइंड है बिना आपकी परमिशन के किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ सकता है, सिर्फ एक अल्टर्ड स्टेट के थ्रू। उसका नाम है हिप्नोसिस। यानी कि जो आप करवाना चाहे वो कर सकता है। हो सकता है आप सोच रहे यार ये सब मैंने पिक्चरों में देखा है, वो कहता है कि आप मेढक बन जाओगे तो वो मेढक बन जाता है, या आप एक जानवर हो जानवर बन जाता है, बिल्ली हो बिल्ली बन जाता है। लेकिन डैनियल स्मिथ कहते हैं कि हिप्नोसिस एक ऐसी माइंड कंट्रोल टेक्निक है जो पॉपुलर कल्चर में ग्लैमराइज्ड है, यानी कि बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो साइंटिफिक, थेरापेटिक और स्ट्रेटेजिक यूजेस हैं वो डीपली साइकोलॉजिकल हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है, लेकिन कुछ हद तक इसका काम जरूर होता है। ये सिर्फ स्टेज शो या मैजिक का पार्ट नहीं है, बल्कि असली हिप्नोसिस एक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर जो हिप्नोटिस्ट सब्जेक्ट है ना, जो हिप्नोटाइज हुआ है, वो ऐसे सजेशन देता है जिनको वो इमोशनली या जानबूझकर, मतलब होशो आवाज में नहीं दे पाता। अब समझते हैं पहले हिप्नोसिस क्या है। तो इस किताब के अकॉर्डिंग हिप्नोसिस एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ पे पार्टिसिपेंट का जो अटेंशन है वो शार्पली फोकस होता है और जो पेरिफेरल अवेयरनेस है ना वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब जैसे मान लो अभी मैं होशो आवाज में हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो उस टाइम पर अगर मैं हिप्नोसिस हूँगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ मैं अपने जो बाकी जैसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड वाला हिस्सा, तो वो बोल रहा होता है, ठीक है, मतलब उसके थ्रू बोल रहे होते हैं। मेरे को जो सेल्फ कंट्रोल है ना वो नहीं होगा। तो उस वक्त जो है वो सजेशंस को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। सजेशन जैसे कि मान लो आप नॉर्मली आपसे कोई कहे कि आपको ये आइसक्रीम खानी है, और किसी नॉर्मल स्टेट में आपको आइसक्रीम नहीं पसंद, आपको फ्लेवर ही नहीं पसंद, लेकिन हिप्नोसिस के टाइम पे आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को और जल्दी से जो भी डिसीजन है उनको ले पाते हो। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अलर्ट होता है, लेकिन वो जो अपनी क्रिटिकल फैकल्टीज होती है ना उसको बाईपास कर देता है और जो डायरेक्ट सजेशन है उसको एक्सेप्ट करता है, स्पेशली अगर वो हिप्नोटिस्ट के टोन, अथॉरिटी और रिपीटेशन पे ट्रस्ट करता हो। इसका मतलब ये है कि अगर हिप्नोसिस वो आदमी कर रहा है जिसपे वो बंदा ट्रस्ट करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ जो हिप्नोटाइज हुआ है, अगर वो उस पर ट्रस्ट करता है जो उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसकी सारी बात मान लेगा। देखो इस बुक में 2 मेजर थ्योरीज दे रखी हैं हिप्नोसिस के लिए, उसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहला है अल्टर्ड स्टेट थ्योरी। इसके मुताबिक हिप्नोसिस एक ट्रांस लाइक स्टेट है जिसमें इंसान का जो कॉन्शियसनेस है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अपनी नॉर्मल अवेयरनेस से एक अलग मेंटल जोन में चला जाता है, जैसे कि मेडिटेशन के डीप फेज में होता है वो। यहाँ पे इमेजिनेशन जो है वो विविड होती है, मतलब एग्जैक्टली वो इमेजिन नहीं कर पाता, और एक्सटर्नल रियलिटी ब्लर होती है उसके लिए, और इमोशंस और सेंसेशन एम्पलीफाइड होते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो है नॉन स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो हिप्नोसिस है एक रोल प्लेइंग प्रोसेस है, जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हिप्नोटिस्ट के जो एक्सपेक्टेशन है और जो सोशल क्यूज है उनके बेसिस पर रिएक्ट करता है। इसमें कोई अल्टरनेट कॉन्शियसनेस नहीं होती, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस होता है और फोकस होता है। तो बुक के अंदर ये दोनों थ्योरीज के एग्जांपल दिए गए हैं जो कि विदाउट फेवरिंग वन एक्सक्लूसिवली। इसका मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर थ्योरी जो है ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा बताया या उसको बुरा बताया गया है, दोनों को ही अपना अपना बताया गया है और दोनों ही न्यूट्रल स्टैंस में ही है, क्योंकि किसी के मेथड में वो अच्छा हो सकता है, किसी के मेथड में वो। अब बात कर लेते हैं हिप्नोसिस के 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज,
यानी कि गेटवे टू ट्रांस। ये हिप्नोसिस का स्टार्टिंग फेज होता है। इंडक्शन का मतलब ये होता है सब्जेक्ट को रिलैक्स करवाना, उसका अटेंशन जो है एक सिंगल थॉट या इमेज पर या फिजिकल पॉइंट पर फोकस करवाना। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में एक छोटी सी टेक्निक दी गई है, वो है ब्रेडिज्म टेक्निक। जेम्स ब्रेड एक क्लासिकल मेथड यूज करके सब्जेक्ट को एक टाइनी ऑब्जेक्ट जैसे कि घड़ी, उसके मोशन पे, जो हमने देखा होगा ना मूवी में, टिक 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 टिक, उसमें जो है फोकस करवाते हैं, जो उसकी आंखें और मसल्स को अटेंशन करता है और उसके जो मतलब अटेंशन को एग्जॉस्ट करता है। इसका मतलब कि जैसे जब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं, नई चीज को, तो आप फोकस आके देखते हो, पूरा अटेंटिव होके देखते हो। लेकिन आपको जैसे ये मोशन जिस मेथड में ये करा रहे हैं, उसमें आपकी जो मसल्स हैं अटेंशन वाली, वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है होल्ड द ऑब्जेक्ट 18 से 15 इंचेस फ्रॉम द आईज। वो उसको लगभग 18 से 15 इंचेस आंखों से दूर रखते हैं और कहते हैं कि इस पे ही फोकस रखो और किसी पे नहीं। आपने देखा होगा ना मूवीज में कि आप हिप्नोटाइज हो रहे हो, आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, वो सब ऐसे होता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो फटीग फील करता है, यानी कि थकावट महसूस करता है और सजेस्टिबिलिटी के लिए जो है वो रेडी हो जाता है, यानी कि कोई भी उसको कुछ भी सजेशन देगा ना वो मान लेगा। तो जो इंडक्शन है इसका गोल होता है कि एक तो सबसे पहला होता है पेरिफेरल डिस्ट्रैक्शन को हटाना, दूसरा होता है इनर इमेजरी को एम्पलीफाई करना, और तीसरा होता है लॉजिकल रेजिस्टेंस को सप्रेस करना। इसके बाद आती है सजेशन स्टेज, जो कि सेकंड नंबर की स्टेज है। तो बुक कहती है कि एक बार इंडक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो जो हिप्नोटिस्ट सब्जेक्ट है ना, उसको वर्बल या नॉन वर्बल सजेशन देना स्टार्ट करता है। तो ये सजेशन डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो बुक में बताया गया है वो है जॉन किलस्ट्रॉम का कोट है, द हिप्नोटिस्ट डज नॉट हिप्नोटाइज द सब्जेक्ट, he simply guides him into a receptive mental state। देखो सजेशन जनरली क्या होते हैं, या तो डायरेक्ट हो सकते हैं वर्बल, जैसे कि यू विल नॉट फील पेन, कि आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, या आप कुछ भी फील नहीं कर रहे हो, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, ये सब आपने सुना होगा। दूसरी चीज है नॉन वर्बल सजेशन, जैसे कि हम वॉइस टोन या फिजिकल क्यूज देते हैं। और तीसरी चीज है एम्बेडेड लैंग्वेज, जैसे कि कोई स्पेसिफिक फ्रेज होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मान लो आप हिप्नोटाइज हो रहे हैं, जब मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा तो आप जो है उससे फ्री हो जाएंगे। तो ऑथर यहाँ पे एक चीज बताते हैं कि जो सजेशन है वो कॉन्शियस माइंड को भी इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि अगर मैं ब्रेड और बरेम स्कूल में की बात करूं तो, या फिर सबकॉन्शियस पे ही काम कर सकती हैं अगर मैं एरिक्सोनियन स्कूल ऑफ थॉट की बात करूं तो इस पॉइंट को कभी मिस ना करें कि जो पार्टिसिपेंट है वो हिप्नोसिस पे कभी भी इरेशनली रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ जो फ्रेमवर्क उसको दिया गया है वो उसी पे एक्ट करता है, मतलब जो भी सजेशन उसको दिए गए हैं उस पर वो रेसिप्रोकेट करता है। ये फेज जो है सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसी में हिप्नोटिस्ट जो है ना, हिप्नोटिस्ट मतलब जो हिप्नोटाइज कर रहा है उस सब्जेक्ट के बिहेवियर को, इमोशन या मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है बिना किसी डायरेक्ट रेजिस्टेंस के। कोई भी रेजिस्टेंस रहता ही नहीं है, वो हमेशा जो भी वो सजेशन देगा उससे वो एक्सेप्टेबल होता है। अगली चीज होती है थर्ड स्टेज, वो है ससेप्टिबिलिटी स्टेज, यानी कि कौन है हिप्नोटाइजेबल, मतलब हिप्नोटाइज किसे किया जा सकता है। देखो सब लोग जो है वो हिप्नोसिस के लिए इक्वली ससेप्टेबल नहीं होते। बुक में लिखा गया है कि जो पीपल है ना वो अलग अलग उसमें मतलब जैसे हो सकता है कोई फर्स्ट स्टेज में हिप्नोसिस में चले जाएं, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में। तो ये प्रोसेस ये है कि कोई इंसान कितनी जल्दी उस ट्रांस में जाता है और कितनी जल्दी उसके बार में रिपीट किया जाता है, यानी कि कितने बार उसको एफर्ट में दिया जाता है कि जैसे पहला स्टेज किया नहीं हो पाया, फिर दोबारा किया, फिर तीसरे स्टेज, ऐसे करके। तो जो हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी है वो एक कंसिस्टेंट ट्रेट होता है जो एक पर्सन से एक दूसरे में चेंज होता है। देखो हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी एक कंसिस्टेंट ट्रेट होता है जो एक पर्सन से दूसरे में चेंज नहीं होता। सम जो है कुछ लोग जो होते हैं वो हाई रिस्पॉन्डर होते हैं, उनकी विविड इमेजिनेशन होती है, गुड फोकस होता है। दूसरे जो होते हैं वो रेजिस्टर होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, कंट्रोल ड्रिवन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। तो अगर स्टैनफोर्ड हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि बुक में भी बताया गया है, वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसका यूज रिसर्च और क्लिनिकल हिप्नोसिस में किया जाता है, वो भी रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करने के लिए। ये स्केल बताता है कि आप कितना डीप ट्रांस में जा सकते हो, कौन से सजेशन पर आप काम करेंगे, कौन से पर नहीं। अगर मैं बात करूं कि हिप्नोसिस का एप्लीकेशन क्या है तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला होता है थ्योरेटिक यूजेस। इसका मतलब जैसे क्रोनिक पेन मैनेजमेंट होता है, जैसे अर्थराइटिस, माइग्रेन, इन सब के लिए यूज होता है। मेडिकल सेटिंग जैसे कि चाइल्ड बर्थ पेन को कम करने के लिए, कीमोथेरेपी, नौसा, इनके लिए।
अगली चीज है कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जैसे कि किसी को डिमेंशिया होता है, इन सब के सिम्टम्स से रिलीफ लाने के लिए। अगली चीज है आईबीएस एंड स्किन कंडीशन। कभी कभी क्या होता है, माइंड बॉडी के रिस्पॉन्स इंप्रूवमेंट करने के लिए भी आप हिप्नोसिस करते हैं। अगली चीज है एडीएचडी और एंजाइटी रिडक्शन के लिए। हिप्नोसिस का मिसयूज कब हो सकता है, जब सजेशन जो है वो आइडेंटिटी, मतलब उसकी जो सब्जेक्ट है उसकी रियलिटी और आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाए, या फिर जो सब्जेक्ट है वो जो फॉल्सहुड है ना, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम है, उससे बिलीव करके इसको इन्फ्लुएंस हो जाए। और एक और चीज होती है वो है बिहेवियर इज अल्टर्ड विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। तो ये किताब कहती है कि अगर हिप्नोटिस्ट जो है वो कैनॉट ओवरराइड डीप मॉरल बिलीफ, यानी कि हिप्नोटिस्ट कभी भी सब्जेक्ट के जो मॉरल बिलीफ है वो उनसे पार नहीं कर सकते, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप ब्रेन वॉशिंग नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि हिप्नोसिस से आप किसी को मर्डरर नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स अगर कोई कहे ना कि यार हिप्नोटाइज करके आपने मर्डर करा, ऐसा नहीं होता, बट आप उन्हें ये फील करा सकते हो कि उन्होंने कुछ देखा या महसूस किया हो जो उन्होंने नहीं किया, जो यह हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हिप्नोसिस रियल होता है, लेकिन कंटेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बुक कहता है कि हिप्नोसिस मतलब है मेंटल एक्सेस पास टू दी माइंड्स मोस्ट सजेस्टेबल स्टेट, उस स्टेज तक पहुंचना जहां पे आदमी कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी उसे सजेशन दिया जाएगा वो। लेकिन इसका आउटकम डिपेंड करता है इंटेंट पे, कंटेक्स्ट पे और डिलीवरी पर। तो डैनियल स्मिथ वॉर्न भी करते हैं कि हिप्नोसिस एक टूल है, और जैसे हर टूल को बिल्ड किया जाता है या डिस्ट्रॉय भी कर जाता है। उससे क्या है, मान लो कोई पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, उससे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप पेच खोल सकते हैं या किसी को आप उससे चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हिप्नोसिस एक टूल है जिसका आपको कैसे यूज करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन हिप्नोसिस पे कोई वो नहीं है, कोई ब्लेम नहीं होगा कि यार ये गलत है या सही है। ठीक है, आप उसको थेरेपी के यूज करें या फिर टायरानी के तौर पे, वो आपकी मर्जी है। तो हिप्नोटाइज जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने आइस कोल्ड वाटर में भी अपने हाथ को ज्यादा टाइम तक रखा है बिना पेन फील किए। ये दिखाता है कि माइंड जो है सजेशन के जरिए रियल फिजिकल सेंसेशन को भी सप्रेस कर सकता है। तो चलिए आज हम एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन को और डिकोड करते हैं जो आपके आसपास हर जगह हो रहा है, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, फैमिलीज में। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता, और ये है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, एक इंसान दूसरे के बिहेवियर, डिसीजन को, थिंकिंग पैटर्न को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे जो उस इंसान के खिलाफ हो, यानी कि जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है एट अ स्टैंडर्ड स्टेज। स्टैंडर्ड बिहेवियर में वो कभी भी वो नहीं करेगा, लेकिन मैनिपुलेट करके आप उससे वो करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो समझता है कि ये उसका अपना डिसीजन था। इट्स नॉट अबाउट कन्विंसिंग समवन ओपनली, बल्कि ये होता है साइकोलॉजिकल चेस, जहाँ हर मूव पहले से प्लान्ड होती है। विक्टिम को लगता है कि ये उसने खुद सोच रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखो, अगर आपने बहुत सारे मूवीज़ देखी हैं जो मैनिपुलेशन के ऊपर होती हैं, आप उसमें ये बात ज़्यादा समझ पाएंगे। तो डैनियल स्मिथ कहते हैं कि मैनिपुलेशन इज नॉट अ टूल ऑफ द वीक, इट इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय पीपल जो कि इमोशनली डिटैच होते हैं, सोशली कनिंग होते हैं और डीपली स्ट्रेटेजिक होते हैं। वही लोग मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग किसी की एम्पैथी, गिल्ट या इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल करके उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, थोड़ा रोना धोना करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कभी रिलेशनशिप में रहे हो तो ऐसा होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि मैनिपुलेशन हमेशा एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। एक एजेंट होता है इसमें जो मैनिपुलेट करता है, और एक सब्जेक्ट होता है जो मैनिपुलेटेड होता है। ठीक है, एक विक्टिम है, दूसरा एजेंट है। एजेंट का मकसद है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब जो गोल है उसको पूरा करना, चाहे उसमें दूसरे की जो इमोशनल स्टेट है उसको ठेस पहुंचे, चाहे साइकोलॉजिकल डैमेज हो, चाहे फिजिकल डैमेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बुक में बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है वो एक ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस है जहाँ पे डिसेप्टिव एक्सप्लोटेशन और सम टाइम कभी कभी एब्यूसिव मेथड का भी यूज करा जाता है। तो मैनिपुलेटर क्या करते हैं, ज्यादातर विक्टिम्स की तरह आते हैं, यहाँ तक कभी कभी हीरोज की तरह भी आते हैं, लेकिन वो कभी भी सही नहीं होते, क्योंकि वो सच को है ना ट्विस्ट करते हैं, कंटेक्स्ट को डिस्टॉर्ट करते हैं और सब्जेक्ट के माइंड को में डाउट क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब सब्जेक्ट के माइंड में डाउट क्रिएट होगा तभी वो उसको जो बोलेंगे वो वही मानेगा। एक मैनिपुलेटर आपको फोर्स नहीं करता, वो आपको स्लोली कन्विंस करता है कि आपका जो डिसीजन है वो गलत है, आपकी जो थिंकिंग है वो फ्लॉड है और सिर्फ उसकी बात ही लॉजिकल है। और आप हर आर्ग्यूमेंट के बाद उससे कंफ्यूज फील करते हैं कि पर आपको लगता है कि यार आप ही गलत हो। तो इस बुक में बताया गया है कि जो सक्सेसफुल मैनिपुलेशन के लिए स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन चाहिए होती है,
तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट का इमोशनली वल्नरेबल होना। इसका मतलब ये है कि जब आप हर्ट होते हैं, एंशियस होते हैं या गिल्टी या आइसोलेटेड फील करते हैं, तब आप सजेशन के लिए ओपन होते हैं। दूसरी चीज होती है एजेंट का स्ट्रेटेजिक होना। देखो, वो आपको पहले एनालाइज करेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हो, तब जाके आप उस पर काम करोगे। तो ऑथर ने यहाँ पे दो वेल नोन एक्सपर्ट्स का नाम दिया है, वो है हैरियट ब्रेकर और जॉर्ज साइमन। तो ब्रेकर कहते हैं कि जो मैनिपुलेटर हैं वो काफी हद तक कोवर्ट एग्रेशन, इसका मतलब वो आपको डायरेक्ट अटैक नहीं करते लेकिन सटल प्रेशर डालते हैं। और सामन कहते हैं कि ये लोग जो हैं उनके पास कोई एम्पैथी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, जो पेन होता है ना, दर्द होता है, उसको अपने टूल की तरह यूज करते हैं। तो मैनिपुलेशन के लिए कुछ क्लासिक टेक्निक्स हैं जो डैनियल स्मिथ ने डिटेल में बताया गया है। सबसे पहला है इमोशनल ब्लैकमेल। इसमें क्या होता है, मैनिपुलेटर आपकी फीलिंग का यूज करता है कि मैं इतना तुम्हारे लिए करता हूँ और तुम मुझे एक बार भी नहीं समझ सकते। देखो, ये डायलॉग आपने सुने होंगे अगर आप कभी रिलेशनशिप में, या आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। दूसरा डायलॉग होता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, अगर तुम छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा। सब्जेक्ट ये नहीं सोचता कि सिचुएशन अनहेल्दी है, हेल्दी है, कैसा है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ अलग किया है तो वो दूसरा इंसान हर्ट हो जाएगा। और एक बार आप जो है वंस यू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग द मैनिपुलेटर, तब क्या होगा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपसे किसी ने कहा कि यार मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, अगर तुम छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ करके। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अगर कहा गया तो आपके मन में गिल्ट आएगा, तो आप सोचोगे अगर मैं सामने वाले को प्रोटेक्ट करूं या कि मैं इसको छोड़ के ना जाऊं या फिर मैं इसकी बात मान लूं, तो वहां पे आप गेम हार चुके हो। तो अगला जो टेक्निक है वो है लाइंग एंड हाफ ट्रूथ। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज है, आप इसे समझ सकते हो। मैनिपुलेटर क्या है, सच को तोड़ता है, उसे मरोड़ता है, उसमें सिर्फ सेलेक्टिव बातें ही जोड़ता है और उसका नैरेटिव ऐसे क्रिएट करता है जो कि उसके फेवर में हो। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश की थी, जबकि असली इंटेंशन होता है कंट्रोल करना उसे। फिर आता है क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ चॉइस। सब्जेक्ट को लगता है कि वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन हर ऑप्शन जो भी उसे स्ट्रेटेजिकली उस पॉइंट तक लेके आता है जहां पे मैनिपुलेटर चाहता है कि वो ये काम करे। जैसे कि अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम जा सकते हो, मैं तो वैसे भी अकेला रह गया हूँ, ठीक है। ये भी एक ट्रैप है जहाँ पे दोनों ही ऑप्शन मैनिपुलेट किए गए हैं। और मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हो या रहे हो कभी, तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। एक दूसरा ये कि कुछ लोग होते ना, कहते हैं, जनरली मैंने देखा ये शायद फीमेल्स में ज्यादा कहती हैं कि अगर तुम्हें सही लगता है तुम करो, या फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि ये हो, ऐसा करके जो भी होता है। बुक में लिखा गया है कि जो मैनिपुलेटर होते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, वो हमेशा धीरे धीरे काम करेंगे। ये नहीं कि एकदम से आके तुम पे भड़क जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे सटल मैनर में काम करते हैं। एकदम से वो आपका कंट्रोल नहीं लेते, बल्कि वो पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, आपको फील करवाते हैं कि वो आपके क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट हैं। और जब आप वल्नरेबल हो जाते हो ना, जब आप उनको बताने लग जाते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा फील करता हूँ, तो वो इन्फ्लुएंस का इंजन जो है स्टार्ट करते हैं। एक और पावरफुल लाइन है जो ऑथर ने लिखी है, वो है मैनिपुलेटर्स डू नॉट विन थ्रू ट्रूथ, दे विन बाय कंफ्यूजन। वो आपको इतना मेंटली टायर्ड कर देते हैं कि आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हो बिल्कुल ही, मतलब आप बस मान लेते हो उनकी बात। यार हर आर्गुमेंट के बाद आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट फील करते हो और धीरे धीरे आप उन पर डिपेंडेंट बन जाते हो कि मैं हर बार उनका अप्रूवल लूंगा कि यार क्या मैंने सही किया, क्या ये कपड़े सही लग रहे हैं, क्या मैं खाऊं, ऐसे करके। तो ऑथर कहता है कि मैनिपुलेशन जो है वो उसका बिगेस्ट साइकोलॉजिकल साइन ये होता है कि सब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली फील करता है कि वो गलत है और उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहता कि उसका जजमेंट जो है फ्लॉड है। अगर आपके भी कभी ऐसा लगा है कि यार मैं हमेशा ही गलत हूँ, मतलब मान लो आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आपको हमेशा ही लगा कि मैं ही गलत हो रहा हूँ हर बार, तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है कहीं आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे हो। अगर आपको हर डिसीजन के बाद अपॉलॉजी देनी पड़ती है, ये तो खैर अक्सर होता है आदमियों के साथ, बट स्टिल ये, या फिर अपने इमोशन को जस्टिफाई करते जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो। तो बुक के अंदर एक क्लैरिफाई किया गया कि अगर आप मैनिपुलेशन जो है वो हर जगह हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि बिजनेस डील में, पॉलिटिक्स में, पेरेंट चाइल्ड डायनेमिक्स में, इवन फ्रेंडशिप में भी एग्जिस्ट करता है। और हर केस में एजेंट जो है वो कंट्रोल गेन कर लेता है किसी किसी बात में, मतलब हो सकता है हर बार उसी की चलती हो, ऐसा वाला। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इंसाइट होता है, डैनियल स्मिथ देते हैं, वो है मैनिपुलेशन तब तक इफेक्टिव होती है जब तक आप अनअवेयर हो। इसका मतलब जैसे आपको पता लग जाता है कि यार चीजें मैनिपुलेट हो रही हैं, ठीक है, मतलब मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ,
तो आपको पता होता है कि क्या करना है, तो आप बहकावे में नहीं आते। जैसे ही आपको पैटर्न समझ में आने लगता है और आप रेजिस्टेंस को बिल्ड करते हो, तो ये तो मैनिपुलेटर या तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है या फिर आपको डिस्कार्ड कर देता है। इसलिए अवेयरनेस ही एंटीडोट है। जब आपको पता होता है ना कि कोई आपकी एम्पैथी, गिल्ट या फियर का मिसयूज कर रहा है, तब आप इमोशनली डिटैच कर सकते हो और क्लियर बाउंड्रीज सेट कर सकते हो। तो बुक ये कहती है कि अगर आप मैनिपुलेटर से पूछते हो कि क्या मैं तुम्हारी बात इग्नोर कर दूं, कि या फिर क्या मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं, तो उनका रिएक्शन हमेशा डिफेंसिव होगा। वो या तो गिल्ट कार्ड खेलेंगे कि आपने आपको मतलब अपने आप को विलन बना देंगे कि यार मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता था, हर बार मैं ही गलत साबित हो जाता हूँ, ये सब करके। अक्सर ऐसा मूवीज में देखा हुआ आपने, ठीक है। तब आपको पता लग जाएगा कि इट्स वॉज नेवर अबाउट लव और लॉजिक, ये हमेशा था कंट्रोल के बारे में। तो डैनियल स्मिथ कहते हैं कि मैनिपुलेशन एक सटल फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल वायलेंस है। इसमें कोई चोट नहीं दिखती, बट जो घाव होते हैं ना वो बहुत गहरे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, कभी आपने देखा होगा कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं उसमें एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, या फिर इसके साथ क्यों गए, ये क्यों पहना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मैनिपुलेशन का ही पार्ट होता है। तुम्हें लगता है वो लव है, लेकिन नहीं, वो प्यार नहीं होता। इट्स अबाउट ओनली कंट्रोल, कि जो सामने वाला बंदा है ना वो मेरे कंट्रोल में रहे। इसलिए असली प्यार वो होता है जहाँ पे दोनों की रजामंदी हो, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से सलाह मशवरा करके बताते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, चीजें साथ में करते हैं, वो होता है। तो इसलिए हर इंसान को ये स्किल चाहिए कि वो मैनिपुलेशन को समझे, इससे पहले कि वो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना उसको रिवायर कर दे, उसको चेंज कर दे, उससे पहले आप समझ जाओ। चौथी माइंड कंट्रोल टेक्निक है, वो है परसुएशन। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई आपसे जब कहता है ना कि सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, जल्दी करो, या फिर कोई कहता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा है, तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है या फिर आपको किसी और डायरेक्शन में धीरे धीरे पुश किया जा रहा है? तो इसे कहते हैं परसुएशन। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो सेल्स वाले यूज करते हैं, जो काफी जो डील्स है ना बिजनेस में यूज होती हैं, पॉलिटिक्स में यूज होती हैं, हर जगह आप इसको यूज करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होता है जो माइंड कंट्रोल के टूल किट का सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे कॉमनली यूज टूल है। ये आप हर जगह देखेंगे यूज होता हुआ। डैनियल स्मिथ इस चैप्टर में क्लियरली कहते हैं कि परसुएशन जो है वो इनहेरेंटली इविल नहीं होती। इनफैक्ट परसुएशन जो एक फंडामेंटल पार्ट है ह्यूमन कम्युनिकेशन का। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल होता है, छोटा सा जॉब रिलेट कर पाएंगे। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो और आप बहस करते हो कि आलू जो है वो 25 रुपए किलो ना देके 20 रुपए के लगा लो, मैं 2-3 किलो और ले लूंगी। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप बार्गेनिंग कर रहे हो कायदे से, तो लेकिन आप परसुएट कर रहे हो, सामने वाले को अपनी बात मना रहे हो। तो प्रॉब्लम पता कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब परसुएशन का यूज मैनिपुलेशन के लिए होने लग जाए ना, जब इन्फ्लुएंस का मकसद होता है इंटेंशनल कंट्रोल, तब जाके वो चीज आपके लिए हानिकारक हो जाती है। तो इस किताब के मुताबिक परसुएशन का जो कोर डेफिनेशन है वो है चेंजिंग अनदर पर्सन बिलीफ, एटीट्यूड, इंटेंशंस, मोटिवेशन और बिहेवियर थ्रू कम्युनिकेशन। यानी कि चाहे कम्युनिकेशन वर्बल हो, नॉन वर्बल हो या विजुअल हो, जैसा भी हो। जैसे कि एडवर्टाइजिंग जब भी आप देखते हो तो आप एक तरह से परसुएड हो रहे होते हो या इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं। तो ये चीज साइंस है, हर जगह इसका यूज होता है। एडवर्टाइजर यूज करता है, पॉलिटिशियन यूज करता है, आपका पार्टनर यूज करता है, जो भी इस इंसान आपको दिख रहा है आसपास जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, वो ये जरूर यूज करता है। तो डैनियल स्मिथ परसुएशन को डिफरेंशिएट करते हैं कि मैनिपुलेशन से, कि मैनिपुलेशन जो होता है वो डिसेप्टिव होता है और हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। लेकिन जो परसुएशन होता है वो काफी सामने से होता है, ओपन होता है, डेलिब्रेट होता है। लेकिन दोनों का गोल एक ही होता है कि आपकी जो थिंकिंग है, बिहेवियर को चेंज करना। आपने अक्सर देखा होगा ना कि कभी कभी आप जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है, या फिर किसी शॉप में जाते हो, आपको लेना कुछ और होता है, आप लेके कुछ और आ जाते हो, वो ऐसी होता है। तो बुक में ऑथर परसुएशन के मल्टीपल एलिमेंट्स और मेथड एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है मैसेज क्लियरिटी। अगर आप किसी को ना इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज होती है कि आप जो भी बात बताना चाहते हो उसे क्लियरली बोलो, कॉन्फिडेंटली, इमोशनली कनेक्टेड होकर बोलो। जैसे आपको मान लो किसी इंसान से बात करनी है तो आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपको कुछ पूछना है, आपको उसका नाम पूछना है, आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना है, तो आप क्लियरली जाके बोलो। दूसरा एलिमेंट होता है इमोशनल अपील। सिर्फ लॉजिक से परसुएशन नहीं होता, लोग तब चेंज होते हैं जब वो इमोशनली रेजोनेट करते हैं किसी मैसेज से। यानी कि एक परसुएसिव मैसेज जो है वो तभी ट्रिगर करता है जब फियर, होप, लव, प्राइड और इनसिक्योरिटी, ये सब इमोशन, इनमें से कोई भी एक इमोशन आप लेके आए अपने लाइन में। तीसरा एलिमेंट होता है ट्रस्ट इन द मैसेंजर।
लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिन्हें वो ट्रस्टवर्दी, कॉम्पिटिटेंट और अथॉरिटेटिव समझते हैं। इसलिए एड्स में आपने देखा होगा ना, डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं, या पॉलिटिकल कैंपेन में आपने देखा होगा रिस्पेक्टेड फिगर को एंडोर्स करते हैं, ताकि मतलब जो जिनकी इमेज अच्छी होती है ना, उन्हीं को कैंडिडेट बनाया जाता है। तो डैनियल स्मिथ के जो 2 साइकोलॉजिकल मोड बताते हैं कि पहला है सिस्टमेटिक परसुएशन, इसमें लॉजिक, एविडेंस और रीजन का यूज होता है। आप किसी को फैक्ट के थ्रू कन्विंस करते हो पहले तो, जैसे कि ये प्रोडक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा, ये सब चीजें। दूसरी चीज होती है ह्यूरिस्टिक परसुएशन, इसमें शॉर्टकट थिंकिंग का यूज होता है, जैसे कि इमोशंस, हैबिट या स्टीरियोटाइप को एक्टिवेट किया जाता है। एग्जांपल दूं, सब लोग मान लो किसी चीज को सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। जैसे आपने देखा ना, कोई भी ट्रेंड होता है कि यार मेरे को मान लो वो आपको ट्रेंडिंग वाले कैप्स लेनी है, ठीक है, या फिर कोई हुडी लेनी है, तो आप ऐसे ही लेते हो कि सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, कूल लगेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि मान लो हमारा जो फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, वो यूज कर रहे होते हैं तो हम भी कर लेते हैं, ये एक्टर यूज कर रहा तो हम भी यूज कर लेते हैं। तो सिस्टमेटिक परसुएशन जो है वो स्ट्रांग होती है लेकिन स्लो और एफर्टफुल होती है। ह्यूरिस्टिक परसुएशन फास्ट होती है लेकिन वल्नरेबल होती है, और काउंटर आर्गुमेंट्स भी होते हैं उसमें बहुत सारे। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है मॉडर्न परसुएशन टेक्निक। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, कोर्ट रूम है, एजुकेशन कर रहे हो, या फिर रिलीजन का भी यूज कर रहे हो, मतलब उसके बारे में कुछ बता रहे हो, तो सबसे पहला मेथड होता है क्रिएटिंग अ नीड। देखो, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केटिंग की बात करता हूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें सबसे पहले एक नीड होनी चाहिए। जब तक इंसान को लगेगा नहीं ना कि उसे किसी चीज की जरूरत है, तब तक वो परसुएट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। अगर आपको मान लो कोई पेन बेच रहा है, अगर आपको पेन की जरूरत ही नहीं है तो फिर कोई आप क्यों खरीद, देखो अब सुनोगे नहीं उसकी बातें। तब जाके जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब जाके वो सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा मेथड है अपीलिंग टू सोशल नीड। हर इंसान को जो एक्सेप्टेंस, रिकॉग्नाइजेशन और बिलोंगिंग चाहिए होती है, तो परसुएडर क्या करेगा, इस बेसिक नीड का यूज करते हैं। वो क्या करेंगे कि ये प्रोडक्ट लेने वाले सक्सेसफुल हैं, या फिर ये आइडिया फॉलो करने वाले स्मार्ट होते हैं, ये सब लाइन वो यूज करता है अपने सेल्स में, अपनी बातों में, तब जाके आप परसुएड होते हो। तीसरी टेक्निक होती है यूजिंग लोडेड वर्ड्स और इमेजेस। देखो, कभी कभी क्या होता है, परसुएसिव लैंग्वेज जो है वो कभी भी नेचुरल नहीं होती। आपने कभी देखा है कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ठीक है, या फिर जो वो सेल्स पीपल होते हैं, वो नॉर्मल जैसे हम और आप बात कर रहे होते हैं वो वैसे बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि ध्यान से सुनिए, ये करना है, या फिर थोड़े राइमिंग से बोलेंगे, या थोड़ा एक्स्ट्रा बटर लगा देंगे कि आप इधर आइए, आपके लिए ये अच्छा होगा। आपने देखा है वो यही होता है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस या इमेजेस यूज होते हैं, जैसे कि फ्रीडम, क्राइसिस, एलीट, नेचुरल, लिमिटेड टाइम। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो ट्रिगर करते हैं रिएक्शन के बिना, मतलब आपके दिमाग को सोचने का मौका तक नहीं दिया जाता। इसीलिए जो रील्स हैं वो इतनी चल रही होती हैं। तो इस बुक में परसुएशन के फ्रेमवर्क को रॉबर्ट सियाल्डिनी के फेमस वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको देखो समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहला है रेसिप्रोसिटी। जब कोई आपके लिए कुछ करता है ना, तो आपका नेचुरल वे होता है कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है, आप उसको फ्री ट्रायल देते हैं ना, तो आपको लगता है अगर रिटर्न मेरे को फ्री ट्रायल दे रहा है तो वो फ्री दे रहा है, ठीक है, वो फ्री दे रहा है, तो आपका माइंड जो ट्रिगर करता है कि फ्री तो है, मैं पैसे वापस कर दूंगा यूज करके। लेकिन जब आप उसको यूज करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप खरीद लेते हो। दूसरी चीज है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। जब आप एक छोटी बात पे हाँ कह देते हो ना, जैसे कि आपने देखा है कभी जब आप हिल स्टेशन जाते हो, वो पूछते हैं आपसे रूम चाहिए, रूम चाहिए, आप अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा दो कि हाँ मेरे को रूम चाहिए, तब फिर देखना वो आपको इतने सारे कमिटमेंट, मतलब इतने सारी चीजें दिखा देंगे, मतलब फीचर्स बताने लग जाएंगे कि रूम के मेरे पास ये है, इतना प्राइस है, ये फीचर्स हैं। तो पॉइंट ये है कि जब आप एक चीज के लिए हाँ बोल देते हो तो साइकोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अगली चीज के लिए हाँ कहो। सोशल प्रूफ अगली टेक्निक है, वो है 90% लोगों ने अगर कोई चीज को चूज किया है तो हम भी उसको चूज करेंगे। चौथा है लाइकिंग। हम उन लोगों की बात जल्दी मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लोग, जैसे कोई भी चैनल होता है, जब उनके वो अच्छे खासे फॉलोवर हो जाते हैं तो वो जो भी बोलते हैं हम लोग आसानी से मान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। पांचवी चीज होती है अथॉरिटी। जब कोई अथॉरिटिव दिखाता है ना, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, सीईओ है, हम उसकी बात बिना सवाल किए मान लेते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट अगर कहेगा कि यार मान लो नासा वालों कह रहे हैं कि एस्टेरॉइड गिरने वाला है, हम मान लेंगे। अगर यही चीज मैं और आप कहें किसी आदमी से कि यार एस्टेरॉइड गिरने वाला है, मैंने कल ही बाइनोक्यूलर से देखा, मतलब टेलीस्कोप से देखा है, तो वो नहीं मानेगा। अगली चीज होती है स्कैरसिटी। अगली जो टेक्निक है वो यही है कि जब किसी चीज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है ना, जैसे सेल में होता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि
हम उसको खरीद लें, हम उसको यूज़ कर लें। ये 6 टूल हैं परsuasive का, जो कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है। इसके बाद आते हैं डिसेप्शन पर, द आर्ट ऑफ मास्किंग ट्रूथ। तो देखो, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपसे कोई सच छुपाया गया हो, या किसी ने इतनी स्किलफुली बात कही हो कि बाद में आप कंफ्यूज रहे हो कि क्या वो झूठ बोल रहा था? तो इसी में हम बात करने वाले हैं डिसेप्शन की। तो डैनियल स्मिथ कहते हैं कि डिसेप्शन इज नॉट जस्ट अ लाई, इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ फॉल्स रियलिटी, यानी कि धोखा देना। डिसेप्शन का मतलब है इंटेंशनली किसी को ऐसी बात बताना या छुपाना जो उनकी सोच, परसेप्शन और एक्शन को मैनिपुलेट करे। लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट झूठ नहीं होता। डिसेप्शन का असली जो शस्त्र है ना, वो है सच को तोड़ मरोड़ के हाफ सच बताना, और जो असली सच है उसको छुपाए रखना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसा होता है कि कभी कभी न्यूज़ चैनल करते हैं ऐसा, आधे सच को बताते हैं जिससे उनकी टीआरपी आए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि तो ये चैप्टर इस बात को एक्सप्लोर करता है कि डिसेप्शन जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें मोटिव जो क्लियर होता है किसी इंसान के दिमाग में गलत इमेज क्रिएट करना, वो भी बिना किसी फोर्स के। तो सबसे पहले इसमें कई फॉर्म्स में आते हैं डिसेप्शन। सबसे पहला फॉर्म है कैमोफ्लेज। इसमें सच को बैकग्राउंड के साथ इस तरह ब्लेंड किया जाता है कि वो अलग से दिखाई ही नहीं देता, इसे कहते हैं कैमोफ्लेज। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे। दूसरा फॉर्म है डिसगाइज। यहाँ पर सच को बिल्कुल छुपाया जाता है, किसी और चीज के रूप में दिखाया जाता है। जैसे एक एजेंट होता है जो स्पाई होने के बावजूद एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करता है, वो डिसगाइज हो गया। और तीसरा डिसेप्शन होता है सिमुलेशन। ये डिसेप्शन का सबसे एडवांस फॉर्म है। इसमें एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट की जाती है जिसमें सब्जेक्ट बिलीव करता है कि जो हो रहा है वही सच है, लेकिन हर लेयर केयरफुली फैब्रिकेटेड होती है। तो ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डिसेप्शन के मोटिव जो है अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है, किसी को बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, जो झूठ बोल देते हैं कि यार सब सही है आ जाओ करके। दूसरा पावर दिखानी हो, किसी को मैनिपुलेट करना हो, तो पर्सनल गेन के लिए, कभी कभी हम पर्सनल गेन के लिए भी करते हैं। और अगली चीज होती है साइकोलॉजिकल डिफेंस के लिए भी। तो डैनियल स्मिथ कहते हैं कि डिसेप्शन तब डेंजरस बन जाता है जब वो इंटीमेट रिलेशनशिप या ट्रस्ट बेस्ड होता है, उसमें जब एंटर कर जाता है, जैसे दोस्ती में कर गया डिसेप्शन, फैमिलीज में कर गया, मैरिजेस में कर गया, लीडरशिप रोल्स में कर गया, तब जाके वो खतरनाक बन जाता है, तब जाके वो हानिकारक बनता है, आपके लिए भी उनके लिए भी। डिसेप्शन के बेसिकली 4 ही कंपोनेंट होते हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला होता है द लाई, यानी कि झूठ। दूसरा होता है द मास्क। इसमें जो डिसीवर है ना, वो अपने इंटेंशन या इमोशन को कंट्रोल में रखता है और एक न्यूट्रल, कॉन्फिडेंट बल्कि केयरिंग पर्सोना प्रेजेंट करता है, यानी कि आपको लगेगा यार बहुत ही केयरिंग बंदा है। तीसरा होता है मोटिव। हर डिसेप्शन के पीछे एक इंटेंशन होता है, चाहे वो सेल्फिश हो, मैनिपुलेटिव हो या फिर प्रोटेक्टिव। और चौथा होता है वल्नरेबिलिटी ऑफ टारगेट। जितना ज्यादा ट्रस्ट उतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी। जब सब्जेक्ट इमोशनली इन्वेस्टेड होता है ना, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस को अवॉइड करता है और झूठ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ डिसेप्शन हो रहा, धोखा हो रहा, तो सबसे पहले प्रोसेस होता है ओवर एक्सप्लेनेशन। जब कोई बिना वजह आपको ओवर एक्सप्लेन करे ना, समझ लो आपको कुछ धोखा दिया जा रहा है। दूसरी चीज है इनकंसिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट। इसका मतलब जो जनरली झूठ बोल रहे होते हैं ना, जो प्रोफेशनल नहीं होते झूठ बोलने में, वो आंखें चुराते हैं, नजरें चुराते हैं। तीसरी चीज है सडन चेंज इन टोन एंड टेम्पो। आप देखोगे अचानक उनकी जो बोलने के तरीके हैं, अब उनके जो टोन है वो चेंज हो जाती हैं। और चौथा होता है सटल बॉडी लैंग्वेज मिसमैच। जब इंसान के शब्द और एक्सप्रेशन सिंक नहीं होते ना, जैसे वो हाँ कहता है लेकिन उसका बॉडी थोड़ा पीछे हो रहा है, तो ये सब डिसेप्शन है। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बुक है जो नेवारो की, उसमें लिखा है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, आई थिंक यही बुक का नाम है। उसमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत डीपली बताया है। तो दोस्तों फाइनल रिकैप की बात कर लेते हैं। आज हमने सीखा, सबसे पहला, माइंड कंट्रोल कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल लाइफ में होने वाली साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। दूसरी चीज थी ब्रेन वॉशिंग, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करता है, जैसे कि पहला ब्रेकडाउन होता है, फिर सेल्वेशन होता है और फिर रीबिल्डिंग होती है। और तीसरी चीज हिप्नोसिस कोई जादू नहीं है, ये एक अल्टर्ड फोकस के थ्रू बढ़ती हुई सजेस्टिबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे सामने वाले बंदे की सजेशन को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और चौथा है मैनिपुलेटर जो है वो अक्सर गिल्ट और एम्पैथी का फायदा उठाते हैं। और पांचवा था परसुएशन, वो तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और अगली चीज है डिसेप्शन। डिसेप्शन जो है वो एम्बिगिटी में फ्लोरिश करता है, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के साइन का आपको ध्यान रखना होता है, तब जाके आप पता लग सकते हैं कि किसी को आप डिस्गाइज कर रहे हैं या डिसेप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस किताब में सबसे इम्पैक्टफुल क्या लगा? क्या आपने कभी फील किया है कि आपको बिना जाने आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है?
अगर ऐसा है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और हम उसको लाइक करेंगे। और कमेंट सेक्शन में कोई बुक का सजेशन भी दे सकते हो जिसके ऊपर आप इतनी लॉन्ग वीडियोस चाहते हो। और अगर आपको ऐसा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।